लगभग 2000 किलोमीटर के बाद और 2 महीने के बाद मैं पहली बार अपनी बाइक का रिव्यू शूट कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बाइक के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। भाई रास्ता बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आगे आगे। बाइक अपनी खुद की है ना, तो जल्दबाजी क्या थी। मैंने अच्छे से समझा है, पहले बाइक को देखा है क्या अच्छा है, क्या कमी निकल के आएगी बाइक के अंदर। यूट्यूब के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी है। उसके बाद जब मुझे लगा है कि हाँ अब मैं हर एक चीज़ के बारे में खुलकर अच्छे से बोल सकता हूँ अपने न्यू अपाची RTR 310 के बारे में, तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस बाइक के बारे में ऑलमोस्ट हर एक डिटेल क्या सही है क्या गलत है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि यार बाइक के अंदर कमियां ही नहीं है, कमियां है। कुछ कमियां तो ऐसी है जो यूट्यूब के ऊपर शायद ही किसी ने आपको बताई हो। हर एक चीज के बारे में बात करूंगा और ऐसा भी नहीं कि बाइक बेकार है। कुछ मायनों में ये बाइक बहुत ही बढ़िया, अपनी वैल्यू को जस्टिफाई भी करती है। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी अपाची RTR 310 का डिटेल रिव्यू आफ्टर 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर पूरा नहीं चला है, 1800 कुछ है, आप मान सकते हो 2000 ही, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर एजेंट पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले बाइक की डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। अगर इस बाइक की व्हील बेस की बात करी जाए तो लगभग 1358 mm का व्हील बेस आपको मिल जाता है। 1358 mm बहुत ही ठीक व्हील बेस है इस बाइक के लिए। इसके अलावा 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। नीचे कभी टिकने की है ना, आपको ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं आती है। मैं काफी ज्यादा चला चुका हूँ, उसके बाद ही बात कर रहा हूँ। 2-3 बार तो गाँव ले जा चुका हूँ इस बाइक को। और यहाँ भी आप थोड़ा सा इधर से दिखा कितना उबड़ खाबड़ में इसमें से चला चलो के मस्त लेके आया हूँ बाइक को। नीचे टच होने वाली दिक्कत आई नहीं है। हाँ, ओनली अभी तक एक बार टच हुए, बहुत ही ज्यादा हाइट में एक ब्रेकर था वहां पर, उसके अलावा कहीं टच हुई नहीं है बाइक अभी तक मेरे से। और 800 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है। मेरे दोनों पैर आराम से टिक जाते हैं। अभी थोड़ी उबड़ खाबड़ जमीन पे है बाइक, लेकिन फिर भी ना, अगर आपके 5'4" है 5'3" है तो भी आप बाइक को आराम से हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बाइक के वेट की बात करी जाए तो वह 169 kg। यहाँ पर आपको देखो जो फ्रेम है ना, वो तो वही आपको RR 310 वाला ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिल जाता है, बट एक डिफरेंस है, पता है क्या? पीछे इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम आ गया, RR 310 में नहीं आता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी वाली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं है ये TVS ने शायद आपसे छुपाया है। अगर आप टेल्स ये जो पीछे वाली सीट इसको खोलते हो ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आधा आपको नॉर्मल फ्रेम देखने को मिल जाता है। तो ओनली वो जो फ्रेम दिख रहा है ना, ओनली इतना ही एल्यूमिनियम फ्रेम है, मतलब हाफ एल्यूमिनियम फ्रेम है और हाफ इसमें आपको नॉर्मल फ्रेम देखने को मिल जाता है। एल्यूमिनियम नहीं है हाफ ना। तो काफ़ी लोगों ने इसका जिक्र नहीं किया, आपके भाई ने किया है। वैसे कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं है। मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ है देख कर कि यार ओनली हाफ एल्यूमिनियम फ्रेम पूरा ही हो जाता ना। वैसे इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं राइड क्वालिटी के ऊपर आपके पे। हो सकता था कि 200-300 ग्राम और वजन कम हो जाए बाइक का, इससे ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता अगर पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम भी होता तो। और काफ़ी सारे भाइयों को इसकी सीट के अंदर भी एक दिक्कत आती है। जैसे मैंने सीट को बंद कर दिया तो यहाँ पर आपको पैनल गैप्स देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी स्पेस है। तो काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि बिल्ड क्वालिटी में ऐसा नहीं है भाई, इसको सही से बंद करोगे तो वह नहीं रहेगा। अभी मैं इसको सही से बंद करके आपको दिखाता हूँ। इसको आगे से थोड़ा सा दबाना पड़ता है और आगे से थोड़ा दबाने के बाद जब पीछे से दबाओगे ना, तो अब यहाँ पर बाइक की जो सीट है बिल्कुल अच्छे से फिट होगी। पास लाके दिखा दे, यहाँ पर कोई पैनल गैप नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें इनका तो आप खुद भी ध्यान रख सकते हो। बाकी ओवरऑल जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, उससे कोई मुझे मेजर शिकायत नहीं है। हाँ, एक छोटी शिकायत है मुझे, ये जो इसके स्विचेस है ना, यहाँ पर पास लाके दिखा, इनका जो टच एंड फील है वो मुझे इतना बेटर कहीं ना कहीं नहीं लगा है। ये थोड़ा सा खास तौर से क्रूज कंट्रोल वाला, ये चलते टाइम ग्लव्स पहनता हूँ तो ऐसा लगता है बस टच ही करना है इसको, इसमें कोई साउंड नहीं आती है। हाँ, नॉर्मल खड़ी है तो एक हल्की हल्की किट किट की साउंड आती है। तो ये क्रूज कंट्रोल वाला स्विच थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल फील बहुत तगड़ा देता है क्रूज कंट्रोल। सही बता रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा यूज कर रहा हूँ मैं करंट टाइम पर इसको, हर जगह यूज करता हूँ भाई। सिटी से थोड़ा सा बाहर निकला और क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाता है मेरी बाइक का, मजा आता है, सीरियसली बहुत मजा आता है इसके साथ। तो ये चीज तो बहुत ही कमाल की लगी। एक मेजर फैक्टर था इस बाइक की साइड जाने का मेरा, क्योंकि मुझे टूरिंग वगैरह करनी है बाइक से, और भी काफी सारी चीजें थी। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि मैंने ये बाइक क्यों परचेज करी है, मैंने और कोई बाइक क्यों परचेज नहीं करी सेगमेंट। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जाकर आप चैनल के ऊपर देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। और अभी बाइक की लुक्स और डिजाइन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, बट फिर भी मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर थोड़ा सा रखना चाहूंगा। तो ओवरऑल जो मुझे इस बाइक का लुक है ना, मुझे कहीं से भी किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा और बेटर हो जाना चाहिए था, या फिर यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा ओवर कर दिया है। मुझे हमेशा से लुक्स और डिजाइन के बारे में हर एक बाइक से थोड़ी बहुत शिकायत रही है कि काश इसमें ये हो जाता। बट लुक्स के मामले में एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा अपना ओपिनियन है, TVS ने जो RR 310 के ऊपर काम किया था और जो इस बाइक के ऊपर काम किया, हाँ, कोई लोग उसको किसी बाइक से कॉपी बताते हैं, कोई लोग किसी बाइक से कॉपी बताते हैं। खैर, ये कॉपी बोलना गलत है। हाँ, इंस्पायर एक चीज है, बट कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे इस बाइक का डिजाइन ना हर एक एंगल से
बहुत ही परफेक्ट और फुलफिल लगता है। मतलब अगर इसमें इसको मॉडिफाई कराने की सोचूं ना तो डिज़ाइन के अंदर कुछ नहीं कराने वाला, कलर्स के अंदर, रैपिंग के अंदर, स्टिकर्स, उसके अलावा कुछ एसेसरी ऐड इन करेंगे लेकिन मस्त बनाएंगे, मॉडिफाई करेंगे इसको मस्त। बट ओवरऑल पार्ट्स को मॉडिफाई मैं नहीं करने वाला क्योंकि इसमें ओवरऑल हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया से मतलब फिट है यार, सीरियसली। और कभी आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब बाइक के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेयरिंग ऐड कर दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक ऐड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैनल गैप्स और फिट एंड फिनिश का इश्यू आता है। ऐसा नॉर्मली होता है, आता ही आता है, बहुत ज़्यादा फेयरिंग ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फेयरिंग ऐड है। अगर आप नोटिस करते हो ना तो हर एक पार्ट कई पार्ट के अंदर डिवाइड है, जैसे कि टैंक का पार्ट हो गया तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइडर, उसके अलावा ये है, साइड में है, आगे है, इसके अलावा ये अलग है, ये अलग है, अंदर भी एक अलग से और है, बाहर से ये है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, मतलब इतने सारे पैनल्स है, इतने सारे पैनल्स है। अगर आप काउंट करने लगोगे ना तो मुझे नहीं लगता इस बाइक के आधे पैनल भी किसी बाइक के अंदर होंगे। अगर इसके अंदर 30 पैनल है ना तो किसी बाइक में 15 ही मिलेंगे आपको मुश्किल से। इतनी सारी प्लास्टिक और पैनल्स ऐड करने के बावजूद कहीं भी मुझे अभी तक कोई पैनल गैप्स नहीं मिला है बाइक के अंदर, और ना ही कोई फिट एंड फिनिश में इशू मुझे आया है। एक जो स्विच का था मैंने आपको बताया, क्रूज कंट्रोल वाला स्विच है, उसका फीडबैक थोड़ा सा और बेटर आई थिंक हो जाता तो मजा आ जाता। बाकी और ज्यादा किलोमीटर बाइक को चला लूंगा और अच्छे से भी काफी लंबा चलाने वाला हूँ राइड के ऊपर, तब मैं इसके बारे में और ज्यादा बात कर लूंगा अगर कोई शिकायत आई तो। अभी आगे बात करते हैं बाइक की टायर्स एंड ब्रेक के बारे में बात करते हैं। बाइक के फ्रंट में आपको 110 70-17 का रेडियल टायर देखने को मिल जाता है और 17 इंच के लेवल पर आता है। फ्रंट के अंदर आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक दिया जाता है जो कि बाइब्रेक के रेडियल कैलिपर्स के साथ आता है, ठीक है। उसके अलावा रियर सेक्शन की बात कर जाए तो यहाँ पर आपको 150 60 17 का टायर देखने को मिल जाता है। मिशलिन रोड 5 रेडियल टायर है दोनों, उसके अलावा 17 इंच का लेवल, और यहाँ पर आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। अगर ब्रेक्स की बात करी जाए तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस बाइक से अच्छी ब्रेकिंग इस सेगमेंट में कोई बाइक ऑफर करती है। हाँ, ड्यूक 390 जो इसके बहुत ही सिमिलर है, अब वो अपना एक टेस्ट हो जाता है कि आपको किस बाइक की थोड़ी ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर लग रही है। बट पर्सनली मैंने दोनों बाइकों के अच्छे से चलाया, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग इस बाइक की ज़्यादा अच्छी लगी। और इस चीज़ का एक रीज़न इस बाइक के टायर भी है। टायर इतने अच्छे हैं इस बाइक के, आप इन टायर का रिव्यू ही जाकर देख लेना ऑनलाइन कहीं भी, बहुत ही बढ़िया और एक सॉलिड क्वालिटी के साथ आते हैं। चाहे आप इनसे कॉर्नरिंग कर रहे हो, चाहे ब्रेकिंग कर रहे हो, चाहे आप टर्न बाय टर्न मतलब कैसे भी चला रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर कॉन्फिडेंस ये जरूर देते हैं। टायर सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार इस बाइक के, लेकिन थोड़े महंगे भी है। कल को चले जाएंगे ना ये टायर तो नए डलवाने भाई हवा टाइट हो जानी है। बहुत ही मस्त टायर है लेकिन कुछ भी कहो। और बाइक के फ्रंट में आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है, LED DRL यहाँ पर दी गई है, LED इंडिकेटर्स यहाँ पर दी गई। इनका डिजाइन मुझे थोड़ा ठीक ठाक ही लगा, बहुत बढ़िया तो नहीं बोल सकता और बहुत बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन बाइक की जो फ्रंट लुक है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। और सबसे बड़ी खास बात पता है क्या, इसकी जो हेडलाइट का थ्रो है, जो विजिबिलिटी है ना भाई, इसके बराबर कोई भी हेडलाइट का थ्रो मैंने अभी तक नहीं देखा इस सेगमेंट में। खास तौर से चाहे आप किसी को भी कंपेयर कर लेना, चाहे ड्यूक 390 हो, चाहे स्पीड 400 हो, या फिर और कोई भी बाइक हो, इसकी हेडलाइट ना इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, रोड के ऊपर दूसरी बाइक की हेडलाइट को ऑलमोस्ट आधा कर देती है भाई। बहुत ही पावरफुल हेडलाइट है और स्पीड में जाने के बाद थोड़ी और ज्यादा ब्राइट भी हो जाती है। रियर सेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। और इनके अंदर भी खास बात है कि अगर आप स्पीड में हो और आपने एकदम से ब्रेक लगाया तो ये ऐसे फास्टली ब्लिंक करने लग जाती है। देखो ब्लिंक करने वाली चीज ना लोगों को ज्यादा नोटिस होती है, तो यहाँ पर जब इस बाइक को आप हार्ड ब्रेक लगाओगे तो ब्लिंक करेगी ऐसे ऐसे, जो कि लोगों को जल्दी से नोटिस होगी पीछे वाले को, और वो आराम से जल्दी से ब्रेक लगा सकता है। मतलब यहाँ पर LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो रियर लुक है ना, सबसे ज्यादा पसंद तो मुझे ये आया। शुरुआत में मुझे ये एग्जॉस्ट अच्छा नहीं लगा था, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अभी अच्छा नहीं लगता, वो देखो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है, बट मुझे अभी अच्छा लगता है। इसकी वजह से बाइक थोड़ी सी बड़ी लगती है। अगर ये नहीं होगा ना, बाइक काफी कॉम्पैक्ट दिखेगी, ये चीज आप नोटिस करके देखना। ये हटा दो, उसके बाद काफी कॉम्पैक्ट लगेगी, बट रियल लाइफ में इसकी वजह से बाइक थोड़ी सी बड़ी फील होती है। बट किसी को पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से चेंज करा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बट इसका जो रियर लुक है ना कहीं चाहे वो एग्जॉस्ट का हो, चाहे रियर सेक्शन का हो, चाहे मरगाड़ हो, चाहे टेल सेक्शन हो, हर कहीं से लुक हर मामले में बहुत ही बढ़िया निकल कर आते हैं बाइक के। साइड में से आप देख सकते हो भाई, मतलब क्या लगती है यार। और सीट कंफर्ट की बात करी जाए तो यार वो भी बहुत ही बढ़िया राइडर के लिए। मैं अभी तक इस बाइक को 300-350 किलोमीटर लगातार चला चुका हूँ बिना किसी पिछवाड़े में पेन के। मतलब हल्का फुल्का देखो होता है, 2 व्हीलर है, बट नॉर्मली बहुत ही कंफर्टेबल है सीट। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, ये जो है ना ये बस पूछो मत। बाकी सीट भी इतनी बड़ी नहीं है, ये नहीं होता ना तब भी इतनी कंफर्टेबल ये नहीं फील होती, बट राइडर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए नहीं है। एक्चुअल में पिलियन के लिए बनाई नहीं है, TVS वालों ने जानबूझकर ये दिया है ताकि पिलियन इसके ऊपर ना बैठे और ओनली राइडर ही इस बाइक को एंजॉय करे। राइडर के लिए ही बनी है भाई। आप ये तो भूल ही जाना कि आप अपनी हमसफर को पीछे बैठाकर सफर पर साथ ले चलोगे, कभी नहीं हो सकता इस बाइक के ऊपर।
अखंड सिंगल हो ना तो बाइक परफेक्ट है, और अकेले घूमना पसंद है तो मजा आएगा आपको, फुल मजा आएगा उसके बाद। तो अब इस बाइक के मीटर कंसोल की बात करते हैं, जो कि पहले मेरा फेवरेट नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में मेरा फेवरेट है ये मीटर कंसोल। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने स्विच के बारे में आपको बता दिया, इसका फीडबैक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी ये स्विच ठीक है, ये जो ENT वाला स्विच है ना, इसका भी मुझे कभी कभी इतना पसंद नहीं आता ग्लव्स पहनने के बाद, बट ये 3 स्विच अच्छे हैं, ये अच्छा, बाकी सब अच्छे हैं। मतलब ये स्विच का फीडबैक अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इसका अच्छा नहीं है। इसके अलावा बाकी सब स्विचेस वगैरह मस्त है, और ग्रिप भी बहुत ही प्यारी लगती है पकड़ने में। एडजस्टेबल लीवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे क्लच के लिए हो चाहे ब्रेक के लिए हो, दोनों ही एडजस्टेबल, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपके हाथ छोटे बड़े उस हिसाब से। और मैंने इसके मिरर हटा रखे हैं क्योंकि भाई मुझे बार एंड मिरर ज़्यादा पसंद है, बट मैं थोड़े से अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के मिरर मंगा रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो सके, और उनको ऊपर की साइड माउंट करूँगा। देखो इसके अंदर ना वैसे अपन को 5 राइडिंग मोड मिलते हैं, मैं 2 ही राइडिंग मोड यूज़ लेता हूँ, एक तो ट्रैक मोड वाला और एक स्पोर्ट वाला। इसके अलावा कोई दूसरे मोड मेरे कभी चलते नहीं है, क्योंकि एक फ़र्क आता है ट्रैक मोड और स्पोर्ट मोड के अंदर कि स्पोर्ट मोड में आपकी ABS की सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, ट्रैक मोड में ABS की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसके अलावा अर्बन रेन और ये जो सुपर मोटो है ना, सुपर मोटो अच्छा है, बट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब मेरा इसको यूज़ करने का मन था उस टाइम मैं एक राइड पे गया था, उस टाइम मैं यूज़ कर सकता था, बट उस टाइम ये अनलॉक नहीं हुआ था। अभी अनलॉक होने के बाद मैं कभी ऐसी राइड पर गया नहीं हूँ ऑफ रोडिंग टाइप के पे, तो मुझे कभी यूज़ आया नहीं है इसका। बट ये अच्छी चीज़ है सुपर मोटो। तो उसके अलावा स्पोर्ट और ट्रैक, बस ये 3 मोड यूज़ लेता हूँ मैं। सुपर मोटो लेने वाला हूँ, अभी तक लिया नहीं है। फेवरेट वाली बात ये है कि इस मीटर के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें मीटर दिखा देता है बाइक के बारे में। ट्रिप डिटेल्स के अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर 3 ट्रिप है और 1 दिन की ट्रिप है, मतलब पर डे एक नई ट्रिप स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, लेकिन ये 3 ट्रिप आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और इसका मीटर ना बहुत ही एक्यूरेट है। मैंने कई बार माइलेज टेस्ट करी है इस बाइक के साथ, कम से कम मैं इस बाइक के साथ 4 से 5 बार माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ, और हर बार ना एक्यूरेट रिजल्ट आता है। जितना मेरा रिजल्ट निकलता है ना माइलेज टेस्ट में, उतना ही मीटर दिखा रहा होता है। हर एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट दिखाती है, और यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है हर एक ट्रिप के अंदर। ट्रिप 1 में कितने किलोमीटर चली है, 630.5 किलोमीटर, 48 किलोमीटर की एवरेज स्पीड रही है। फ्यूल इसने 20.5 लीटर फ्यूल इस ट्रिप के अंदर ले चुकी है। ये 13 घंटे 6 मिनट 2 सेकंड बाइक चली है। 157 टॉप स्पीड रही है इस ट्रिप के अंदर। 30 की एवरेज माइलेज रही है। हाँ, माइलेज के बारे में आपको और बता देता हूँ कि ये बाइक लगभग आपको 30 से 34-35 के बीच में माइलेज देगी। जैसे ट्रिप A के अंदर 30 की है, उसके अलावा ट्रिप B के अंदर यहाँ पर भी 30 की है, और ट्रिप C के अंदर इसमें 34 की माइलेज है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, बट ये ट्रिप C मैंने तब रीसेट करी थी जब इसमें मैंने फुल टैंक कराया था। ये फुल टैंक है अभी, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि फुल टैंक में नॉर्मल स्पीड के ऊपर कितनी माइलेज दे देगी बाइक, क्योंकि बाकी ट्रिप में मैंने इसको अच्छे से भगाया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आराम से चला रहा हूँ, जिससे कि मुझे ये समझ में आ जाए कि आराम से चलाने पर कितनी माइलेज निकालती है बाइक। तो अभी 34 पर चल रही है, और आज के ट्रिप में अगर अपन देखते हैं तो आज की ट्रिप में 35 की माइलेज यहाँ पर चल रही है, और बाकी टॉप स्पीड, एवरेज स्पीड, टाइम वगैरह ये सब आप देख सकते हो। मैं बस घर से और यहाँ तक आया हूँ आज, मतलब वीडियो बनाने। इसके अलावा बाइक कहीं भी नहीं चली है, तो 18.6 किलोमीटर चली है और 35 की माइलेज यहाँ पर शो कर रही है। तो अभी जब ये पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा ना बाइक का, टंकी का, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि कितने किलोमीटर कवर किया है इसने 11 लीटर के अंदर, कितनी माइलेज दी है। ये सब चीज़ें मैं देखूंगा और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर आप लोगों को भी दिखा दूंगा। कल परसों या 2-3 दिन में ये चीज़ कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर आ जाना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा ना उसके लिए आपको तो कर लेना। अब ट्रिप के अलावा नेक्स्ट चीज़ है माई व्हीकल। यहाँ पर आप एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देख सकते हो, परफॉर्मेंस वाली। अभी इसको मैंने कल रीसेट कर दिया था, तो मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। अभी 19.78 सेकंड ये मैं लगभग 2.5 सेकंड तक ला चुका हूँ इसको। उसके अलावा एवरेज स्पीड ये रही है, टॉप स्पीड बाइक ये रही है। शायद मैंने सुबह या फिर कल रीसेट किया था आई थिंक इसको ना। उसके अलावा लैप्स आप देख सकते हो, और माइलेज भी आप बाइक की देख सकते हो। एवरेज माइलेज बाइक की ये रही है भाई, एवरेज माइलेज बाइक की ये रही जब से बाइक मेरे पास आई है, और अभी तक इसने माइलेज दी। मैं इसको भी रीसेट कर देता हूँ, आज देखेंगे कि ये क्या माइलेज दिखाती है फिर बाद में। और माइलेज के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, अभी इसमें आप 34-35 की माइलेज देख रहे हो, कुछ में 30 की माइलेज देख रहे हो। अगर आप थोड़ा भगाते हो, थोड़ा नहीं अच्छे से भगाते हो ना, तो ये बाइक लगभग 27-28 के आसपास माइलेज देगी। और अगर आप थोड़ा नॉर्मली चलाते हो, कभी भगा लिया कभी धीरे चला लिया, मतलब डेली यूज़ में ये बाइक 30-31 के आसपास आपको माइलेज देगी। थोड़ा प्यार से चलाने पर 33-34 के आसपास माइलेज दे देगी। तो माइलेज है इसकी 27 से 33 के बीच में। तो ओवरऑल मुझे माइलेज सही लगी। मैं थोड़ा इसे कम ही एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 1-2 का थोड़ा ज़्यादा ही दे रही है यार। माई व्हीकल के बाद प्रेफरेंस में आप जाओगे तो यहाँ पर डायनेमिक हेडलाइट को आप सेट कर सकते हो। आप ऑटो पे रखना चाहते हो, मैनुअल रखना चाहते हो। उसके अलावा DRL को आप सेट कर सकते हो ऑटोमेटिक पे या फिर मैनुअल पे। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड स्विच होना चाहिए था यार। मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल को इतना अंदर जाके ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एक स्विच
होना चाहिए यहाँ पर किसी स्विच के द्वारा उसको ऑन ऑफ कर सकेगा कि अचानक कभी उसको ऑन ऑफ करना पड़ जाता है, तो वो जरूरी है यार। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे उसके बारे में बताऊंगा आपको, पहले उसके बाद अगली चीज़ की बात कर लेते हैं। क्विक शिफ्टर, क्विक शिफ्टर इस बाइक का बहुत ही मस्त काम करता है भाई। इसके बराबर मतलब इसके जैसा क्विक शिफ्टर मैंने अभी तक किसी बाइक में नहीं देखा इस सेगमेंट में। मैंने नई वाली ड्यूक 390 भी चलाई है, बट उसका क्विक शिफ्टर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे इसका अच्छा लगा है। मैं मन से बता रहा हूँ ये चीज़ भाई, सही में बहुत अच्छा क्विक शिफ्टर है इस बाइक के अंदर। कनेक्टिविटी के अंदर जाओगे तो आप मल्टीपल टाइप के डिवाइस पेयर कर सकते हो बाइक के साथ। डिस्प्ले सेटअप के अंदर आप ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, डे एंड नाइट मोड, ये सब चीज़ें आप ऑटोमेटिक या मैनुअली आप जिस चीज़ को सेट करना चाहते हो कर सकते हो। कस्टम विजेट्स है। तो ये जो नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, ओडोमीटर, टेम्परेचर, रेंज वगैरह और ये रियल टाइम माइलेज, ये सब चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हो वहीं प्रेफरेंस में जाके और माई विजेट्स के करके। वो जो ऑप्शन था ना, ये कस्टम विजेट्स है इसके अंदर। इसके अलावा स्पीड अलर्ट्स में आप सेट कर सकते हो कि कितनी स्पीड के बाद आपको स्पीड अलर्ट आना चाहिए। मैंने 160 कर रखा है इसके ऊपर तो जाए भी नहीं आ रही है। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी मीटर के बारे में, डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट 1, 2 एंड 3, आपका जो लाइसेंस है, आपकी जो बाइक की RC है, जो इंश्योरेंस है, वो सब चीज़ें आप मीटर के अंदर ही सेव कर सकते हो। तो उसके अलावा यहाँ पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। इनको बताकर मैं आपको बोर नहीं करूँगा। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का इंडिकेटर आ जाता है, ये मालूम फंक्शन का इंडिकेटर, ABS का, और बाकी सब क्रूज कंट्रोल के लिए, हाइविंग के लिए, लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेटर, लो फ्यूल के लिए मीटर में दिखा देता है जब पेट्रोल कम हो जाता है। तो अब इस मीटर को मैंने अपना एक फेवरेट फीचर क्यों बोला, उसका रीज़न ये है कि मैंने इस बाइक से अभी मैं अपने घर गया था लगभग 210 किलोमीटर के आसपास से, तो मैंने जो TVS की कनेक्ट ऐप है वो कनेक्ट करके देखी। मैंने इंटरकॉम लगाया, मतलब लग रहा है हेलमेट के अंदर ना, तो वो ऐप कनेक्ट थी। उसके अलावा इंटरकॉम वाली ऐप वो भी कनेक्ट थी। तो उसका जो एक्सपीरियंस था ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार। जैसे बाइक को मैंने ऐसे खड़ी करके छोड़ दिया, इधर उधर मैं चाय पीने निकल गया, बाइक की चाबी ऑन है तो हेलमेट में टू टू की साउंड करता रहेगा, आप चाबी छोड़ ही नहीं सकते भाई। उसके अलावा जैसे इंडिकेटर आपने दिया लेफ्ट एंड राइट का, तो हेलमेट के अंदर टू 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 की आवाज़ करेगा कि इंडिकेटर दे रखा है, और ताकि आपको याद रहे कि इंडिकेटर बंद भी करना है। कई बार आप भूल जाते हो ना इंडिकेटर बंद करना। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी है ऐप के अंदर जो कि मज़ा आता है यूज़ करने में, वो थोड़ा सा कनेक्टेड फील होता है बाइक के साथ। तो ये छोटा छोटा एक्सपीरियंस है, पहले मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। मैंने वही बोला ना भाई, थोड़ा चला लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आती है क्या चीज़ है कैसी है। तो जो मीटर कंसोल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, और जो कनेक्टेड फीचर्स को लेके एक्सपीरियंस हो थोड़ा सा बेटर है। पहले मुझे लगता था यार क्या यार इतने फीचर्स काम के कब आएंगे, डेली यूज़ में काम नहीं आते। अगर आप लंबी राइड्स करते हो ना तो आपको मज़ा आएगा। डेली यूज़ में मैं भी कनेक्ट ये चीज़ें यूज़ नहीं करता। डेली कौन यूज़ करेगा यार ये सब चीज़ें ना, कभी कभी लॉन्ग राइड के ऊपर यूज़ होती है। और मेरी आंखें बार बार इधर उधर जा रही, तो माफ़ करना, क्योंकि ऊपर से सूरज की लाइट आ रही ना, तो आंखें इधर उधर जा सकती है भाई। पानी की कमी लग रही है, पानी लेके आते हैं, चल पानी पियेंगे। अब इस बाइक के सस्पेंशन की बात करी जाए तो फ्रंट में आपको 41 mm के UST फोक्स देखने को मिल जाते हैं। के अलावा रियर में आपको मोनोशॉक एज़ोरो देखने को मिल जाता है, जो कि प्री लोड एडजस्टेबल है। और यहाँ पर बता दूं, अगर आप डायनेमिक किट लेते हो तो दोनों सस्पेंशन आपको फुली तरीके से एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके अलावा TPMS आपको देखने को मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम और ब्रांच कोटेड चैन। बट एक चीज़ और है, काफ़ी लोगों ने है ना इस चीज़ को थोड़ा सा गलत तरीके से आप लोगों को बताया कि डायनेमिक प्रो किट लगाकर बाइक बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, फिर ड्यूक 390 भी आप ले सकते हो, उसके बाद भी ड्यूक 390 के लिए आपको काफ़ी रुपये ऐड करने पड़ेंगे। बट एक चीज़ और है इसमें बेस्ट तरीके से, अगर आप नोटिस करते हो तो, अगर आप उन फीचर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं लेने वाले, आपको पता है, तो आपको काफ़ी कम रेट में बहुत ही बढ़िया बाइक मिल सकती है। इसी वजह से मैं इस स्टैंडर्ड वेरिएंट की साइड गया था। इसमें क्विक शिफ्टर आता है, ये मुझे लगभग 3,10,000 के आसपास पड़ी थी भाई टोटल ऑन रोड, और इस हिसाब से मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। अगर आपके बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट लेते हो ना, जिसकी प्राइस 242, 243 एक शोरूम है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। सेम प्राइस ड्यूक 250 की भी है, उसमें ना तो TFT मीटर आता है, ना क्रूज कंट्रोल आता है, वो बहुत सी चीज़ें उस बाइक में नहीं आती जो इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मेरी नज़र में तो ये मुझे लगती है, क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएंट की साइड भी आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती है। बाकायदा ड्यूक 250 से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, हर चीज़ के मायने में उससे थोड़ी बेटर है। मैंने अभी ड्यूक 250 नई वाली ना अच्छे से चलाकर नहीं देखी, अच्छे से क्या मैंने चलाकर ही नहीं देखी है, तो मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता हूँ। जब चलाऊंगा ना तो एक डिटेल कंपैरिजन मैं आपको ला दूंगा सेम प्राइस के हिसाब से, इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट और ड्यूक 250 का, कि कौन सी बाइक ज़्यादा बढ़िया है। अभी मैं पहले चला लूँ, चलाने के बाद ही बता सकता हूँ ना। तो मेरे हिसाब से मैं ओनली अभी स्पेक्स को लेकर कंपेयर कर रहा हूँ, ना कि राइड क्वालिटी को लेकर। तो थोड़ा सा मेरे को समझना, क्योंकि जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं उसी के बारे में बोल सकता हूँ। अभी सस्पेंशन के ऊपर दोबारा आते हैं, तो सस्पेंशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। रोड के ऊपर ना भाई जो कॉन्फिडेंस देते हैं, मज़ा आ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ना तो मुझे RTR 310, ना मुझे ड्यूक 250, ना मुझे ड्यूक 390, या फिर कोई भी नेक्ड बाइक हो जो मैंने अभी तक चलाई, चाहे वो ट्राइम की स्पीड 400 क्यों ना हो, चाहे वो होंडा की CB 300 RE क्यों ना हो, मुझे कोई भी बाइक ना 130 140 के बाद इतनी स्टेबल फील नहीं होती है इनके डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि इनको मेनली सिटी पर्पज़ के हिसाब से ज़्यादा डिज़ाइन किया गया। सिटी में आप ज़्यादा अच्छे से लीन कर सको, टर्न कर सको, कहीं ना कहीं सिटी पर्पज़ के हिसाब से ना। तो इस वजह से ज़्यादा स्पीड में मेरे हिसाब से यही एक रीज़न रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाती है, चाहे कोई भी बाइक हो नेक्ड। और कोई भी फेयरिंग बाइक इस सेगमेंट की वो ज़्यादा स्टेबल रहती है 140 150 पर, कहीं ना कहीं उसको फेयरिंग का एडवांटेज मिल जाता है। और
थोड़ा व्हील बेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आपको इन नेकेड बाइक के कंपैरिजन में उनका। तो कहीं ना कहीं उसको डिज़ाइन भी इस तरह से किया गया है कि आप रेसिंग का थोड़ा सा मजा ले सको, स्पीड का थोड़ा सा मजा ले सकते हो, उन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है और ज़्यादा स्टेबल रहती है यार वो बाइक। ओहो गर्म है यार साइलेंसर अभी चला के लाए हैं। इंजन की बात करी जाए तो बाइक के अंदर आपको 312.12 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC रिवर्स इंक्लाइन इंजन देखने को मिल जाता है। 4 वाल्व मिलते हैं आपको, रिवर्स इंक्लाइन यहाँ पर भी लिखा गया DOHC। और इसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी आपको बताता हूँ। नुकसान क्या है, इस बाइक में थोड़ी सी ज्यादा आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ये एक रीजन था कि मैं इस बाइक को एक बार तो नहीं ले रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ड्यूक 390 नई वाली चलाई तो उसके बाद फिर मैं डिसाइड कर लिया कि मैं यही ले लेता हूँ, क्योंकि वाइब्रेशन उसमें भी बहुत थी। कैमरा मेरे को दे, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखो इससे पता है होता क्या है, अभी ये रिवर्स इंक्लाइन इंजन है तो इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर इंजन को थोड़ा सा पीछे की साइड झुका कर रखा गया और ये डायरेक्ट माउंट है यहाँ पर चेसी के अंदर। तो यहाँ पर जो माउंट करने की पोजीशन है ना, आई थिंक इसका भी एक रोल है कि आप इसके बहुत पास बैठते हो और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील होती है। सीट के ऊपर इतनी नहीं होती, आप पैर को इससे चिपका के रखते हो तो आपको वाइब्रेशन फील होती है, टैंक के ऊपर वाइब्रेशन आती है। उसके अलावा लगभग 110-120 के बाद फुट रेस्ट पे भी आती है और हैंडल बार के ऊपर भी 120 के बाद हल्की हल्की आने लग जाती है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है। मैं अभी यूज टू हो गया हूँ तो टैंक के ऊपर तो आपको हमेशा थोड़ी लगती रहेगी 110-120 के बाद कि हाँ ये वाइब्रेशन तो है, बाकी टैंक के अलावा बाकी चीज़ों में आपको इतनी नोटिस नहीं होती कुछ दिन के बाद। अभी यहाँ पर एक वाइब्रेशन वाला इश्यू आ जाता है इसकी वजह से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आता है, बट इसके पीछे रियल रीजन क्या है उसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ ना भाई। जितना मुझे नोटिस हुआ मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर डायरेक्ट माउंट है, उसके अलावा वाइब्रेशन के आप बहुत पास बैठते हो क्योंकि वाइब्रेशन में ये सबका इंजन वाइब्रेशन तो करता है, बस डिपेंड करता है कंपनी ने किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब उल्टा इसका एक फायदा भी है, एक नहीं 2-3 फायदे हैं। एक तो इसका साइलेंसर पीछे आ जाता है जिसकी वजह से ना भाई मैं इस बाइक के ऊपर अगर 10 की स्पीड में हूँ, चाहे 50 पे, चाहे मैं कितनी भी सिटी में हूँ, मीटर के अंदर बाइक दिखाती है 110 तक भी, मतलब जो टेम्परेचर 110 या उससे भी ऊपर गया हुआ है 1-2 बार, तो उसके बावजूद मुझे हीट फील नहीं होती भाई। बाइक के अंदर बिल्कुल भी हीट फील नहीं होती है। साइलेंसर आगे रहता तो आई थिंक हीट फील होती मुझे, क्योंकि अभी जो हवा आती है ना सामने से वो ठंडी हवा आती है जो कि पैरों को लगती है। अगर साइलेंसर आगे होता तो आगे बहुत ज़्यादा हीट होती बाइक के अंदर, वो गर्म होकर हवा आती तो हीट ज़्यादा लगती, कभी फील नहीं होगी आपको हीट। तो एक दूसरा फायदा और भी है कि ये साइलेंसर पीछे है ना तो आगे ठंडी हवा होती है और जो इसका एयर फिल्टर है ना उसके अंदर ठंडी हवा जाती है। गर्म हवा में और ठंडी हवा में फ़र्क होता है भाई। ठंडी हवा इंजन के अंदर जाएगी तो उससे बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर रहती है और लंबे टाइम तक बेटर रह पाती है। और गर्म हवा के अंदर ना भाई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठंडी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस बाइक के अंदर जो हवा अंदर जा रही है बिल्कुल ठंडी रहती है, नॉर्मल नेचुरल हवा। लेकिन अगर साइलेंसर आगे होता तो इस बाइक के एयर फिल्टर में नॉर्मली थोड़ी सी गर्म हवा जाती है जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और वो परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा डिक्रीज ला देती है। बट ये एक फ़ायदा भी है, जहाँ चाहे आप बाइक को कितनी देर तक कितनी अच्छे से भगाते रहो, परफॉर्मेंस एज इट इज़ वही बनी रहती है और लंबे टाइम तक आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई 310 सीसी के हिसाब से अंडर पावर है बाइक, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई, मैंने स्पीड 400 के साथ ड्रैग रेस करके देखी भाई, बराबर की टक्कर लेती है। और 300 सीसी के साथ तो कंपेयर करते ही नहीं है लोग यार आजकल, इसको पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। ड्यूक 390 से कर देते हैं, उसके अलावा स्पीड 400 से करते हैं, डोमिनार 400 से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टक्कर ले लेती है। ड्यूक 390 की तो किसी भी हाल में टक्कर नहीं ले पाती क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल बाइक है, 46 PS की पावर उसमें। बट ओवरऑल जो बाइक है ना, इसके अलावा जो सेगमेंट जो भी बाइक है, चाहे स्पीड 400 और डोमिनार के साथ मैंने रेस करी नहीं, आई थिंक थोड़ी बहुत टक्कर तो उसकी भी ले लेगी मुझे ऐसा लगता है। तो और कितनी पावर चाहिए भाई, 300 सीसी होकर लोग इसको 400 सीसी से कंपेयर करने लग रहे हैं। खैर ये उनको पूरी तरह से बीट नहीं कर पाती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबल उनके साथ रह पाती है ना, तो बहुत बड़ी बात है 300 सीसी के हिसाब से। 300 सीसी की जो बाकी बाइक है उनको तो टच भी नहीं करने दे रही फिलहाल तक। तो अभी 300R है ना होंडा वाली, उसके साथ मैं रेस करके नहीं देखी, उसके साथ रेस करके देखूंगा तब उसके बारे में और खुल के बता पाऊंगा। आई थिंक इनिशियल में 300R जा सकती है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में थोड़ी आगे यही रहने वाली है। तो अंडर पावर कहाँ से हो भाई, मुझे कमेंट करके बताना, मुझे कहीं से अंडर पावर नहीं लगी है बाइक यार। और इस रिवर्स इंक्लाइन इंजन का एक फायदा और भी है कि इंजन थोड़ा सा पीछे आ गया, हेड भी थोड़ा सा पीछे आ गया, जिसकी वजह से बाइक का जो सेंटर वेट है ना वो थोड़ा सा बेटर रहता है और बाइक थोड़ी ज़्यादा बेटर तरीके से स्टेबल भी रह पाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको की शिफ्टर देखने को मिल जाता है, बाहरी है भाई, देख सकते हो। KTM ड्यूक 390 में अंदर साइड लगाया गया, बट कहीं ना कहीं मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शिफ्टर का रेस्पॉन्स मुझे बहुत ही बेटर लगा इस बाइक का और मज़ा भी आता है। नॉर्मली मैं अभी तो ऐसी आदत पड़ गई है, मैं अब शिफ्ट करते टाइम मैं क्लच यूज़ लेता ही नहीं हूँ। हाँ, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला भाई जब क्लच का यूज़ नहीं है तो फिर क्यों दिया है। तो भाई आप नॉर्मल सिटी में चला रहे हो, फर्स्ट सेकंड गियर में बार बार आपको थोड़ा स्लो भी करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है, तो वहाँ पर तो क्लच ही काम आएगी ना। एक कमी और बाइक की, जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है ना 11 लीटर की है और माइलेज बाइक की लगभग 30 की है। मैंने आपको बताया ऑलराउंडर कैसे आप चला रहे हो, कभी भगा कभी देर कर रहे हो, तो ऑलराउंडर 30 से 32 की माइलेज है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं जो मुझे अभी तक रेंज मिली है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास रेंज मिलती है। इसके अंदर मुझे 250-240 किलोमीटर पर दोबारा से पेट्रोल टैंक फुल करवाना पड़ेगा जब मैं लंबी राइड पर जाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा
वेट थोड़ी करूँगा कि यार कब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कब मैं फुल टैंक कराऊंगा। तो 250 किलोमीटर के आसपास मैं दोबारा से पेट्रोल टैंक को फुल करा लूँगा। तो मुझे ऑल ओवर जो रेंज है ना डेली रूटीन के हिसाब से, डेली यूज के हिसाब से प्रैक्टिकल रेंज 250-240 की मिलेगी। इसके बाद मुझे फुल टैंक कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जब 2-3 बार रहेंगे इसके अंदर तभी फुल करा दूंगा। तो यार ये चीज़ तो है। अगर रेंज जो प्रैक्टिकल रेंज है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि फुल टैंक कराना पड़ेगा, वो लगभग 300 के आसपास होती ना। तो अगर 13 लीटर का टैंक होता तो वो 300 के आसपास हो जाती, 290, 300 के आसपास जाके मुझे दोबारा पेट्रोल टैंक फुल कराना पड़ता, थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता। एक छोटी सी कमी और है बाइक के अंदर, जैसे मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, पास ले किया कैमरा ना, तो अगर इस बाइक को 100 के आसपास क्रूज करता हूँ ना, तो 100 के आसपास क्रूज करते टाइम इस बाइक के जो आरपीएम लगभग 7000 आरपीएम के आसपास रहते हैं, मतलब 6800, 6900 या 7000। तो ये आरपीएम थोड़े से ज़्यादा लगते हैं मुझे, और उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि बाइक हल्की सी स्ट्रेस में है। वैसे रेव फ्री इंजन, आप कितना ही रेव करो आपको मजा आएगा, और इंजन थोड़ा खुशी लगता है रेव करते टाइम, ऐसा नहीं लगता है कि इंजन दाब मान रहा है। बट फिर भी 100 के आसपास जो आरपीएम है, आई थिंक 6000 आरपीएम के पास होने चाहिए थे 100 की स्पीड के आसपास, तो थोड़ा सा बेटर फील कराती बाइक। 100 के ऊपर नॉर्मली ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई जोर ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी हल्का सा लगता है। 100 के ऊपर नहीं लगता हाँ, लेकिन 110-115 के ऊपर जाने के बाद लगता है कि हाँ थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाता है इंजन, वो थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं कराता। बट ओवरऑल शुरुआत में नोटिस हुई थी मुझे ये चीज़, बट अभी मैं जैसे जैसे चला रहा हूँ अब मुझे नॉर्मल लगने लग गई है बाइक। बट जो मुझे लगा, मैंने हर एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, ऐसा नहीं कि मैं छुपा रहा हूँ, हर चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब एक छोटी सी कमी और, मैंने आपको बताया ना ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए एक स्विच होना चाहिए था, जो कि नहीं है, और ये बहुत सी बाइकों में नहीं है। ये उन सब बाइकों के साथ होगा जिनमें डेडिकेटेड स्विच नहीं है, जिनके लिए एक डेडिकेटेड स्विच यहाँ पर हैंडल बार दे रखा है ना, उनमें चीज़ ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन जिनमें स्विच नहीं है उसमें दिक्कत आएगी। तो बाइक को चलाने की कोशिश करता हूँ, देखो बंद हो जा रही है बार बार, चढ़ने में ना भाई दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल ना भाई टायर स्लिप होने के बाद उसकी पावर को कट कर देता है, टायर में पावर ही नहीं जाने देता है ट्रैक्शन कंट्रोल। और ट्रैक्शन कंट्रोल का असली यूज़ क्या है लोगों को वही नहीं पता है। कुछ लोग आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार ये यूज़ होता है, बट एक्चुअल में ट्रैक्शन कंट्रोल का बस इतना सा काम है कि अगर वो टायर रिपट रहा है कीचड़ में या फिर ऐसी जगह पर, ये कम स्पीड पर ही होगा, ज़्यादा स्पीड पर तो होगा नहीं, लगभग 10, 20, 30 की स्पीड पर, इससे ज़्यादा की स्पीड के बाद ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टायर फिसलता नहीं है, वो काम आता नहीं है। फिर वो ज़्यादा बड़ी बाइक होती है 600-500 सीसी की, 1000 सीसी की, उनमें फिर ज़्यादा स्पीड में भी काम आता है भाई वो। लेकिन इन बाइकों के अंदर 300, 400, 500 सीसी तक की जो बाइक है उनमें जो ट्रैक्शन कंट्रोल का यूज है ओनली 10 से 30, 40, 50 की स्पीड तक, इससे ज़्यादा यूज नहीं आ पाएगी, इससे ज़्यादा स्पीड पर। अब जैसे टायर स्लिप कर रहा है ना, तो इंजन की पावर वहाँ पर कट हो जा रही है और वो पावर नहीं दे पा रहा है टायर को, और बाइक बंद हो जा रही है। तो ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ कुछ जगह बढ़िया है, जहाँ पर रोड की साइड में थोड़ी बहुत कीचड़ है, थोड़ी रोड आपने थ्रोटल दिया, बाइक रिपट कर साइड में जा सकती है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल है कि उसको साइड में नहीं जाने देगा, स्टेबल रखेगा, वहाँ पर वो काम का आएगा। बट कुछ लोग आपको ये बोलते हैं कि भाई 100 की स्पीड पर, 120 की स्पीड पर या ज़्यादा स्पीड पर आपको स्टेबिलिटी देती है। कुछ बोलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से बाइक आगे से व्हीली पॉपअप नहीं होगी, बाइक उठकर पीछे नहीं आएगी, या फिर पीछे से नहीं उठेगी, आगे नहीं गिरेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टायर स्लिप करेगा तो ही वो ऑन होगा और टायर को स्लिप होने से रोकेगा। अदरवाइज अगर आपका टायर स्लिप नहीं हुआ है तो आपकी बाइक उठकर कहीं भी जा सकती है आगे से। जैसे रोड के ऊपर अगर ये चीज़ करोगे ना, तो वहाँ पर टायर स्लिप थोड़ी ना करेगा, वहाँ पर उठ के बाइक पीछे आ जाएगी, गिर जाओगे, कुछ नहीं लेना देना। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि ट्रैक्शन कंट्रोल है, बाइक व्हीली नहीं मारेगी, स्टॉप ही नहीं मारेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं ट्रैक्शन कंट्रोल को बंद कर देता हूँ। देखो मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके अलावा प्रीफ्रेंस में जाना पड़ेगा, फिर मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस मुझे थोड़ा सा लेंथी लगा। और अभी इंडिकेटर मतलब ब्लिंक नहीं कर रहा है, नॉर्मल है। और अभी बाइक स्लिप करेगी लेकिन निकल जाएगी। अभी थोड़ा दूर से दिखा, अभी मैं बाइक को चढ़ाऊँगा ना, अब बाइक चढ़ जाएगी। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑन रहेगा तो इसको यहाँ चढ़ने नहीं देगा भाई, वो बार बार पावर कट कर देगा। तो ये मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन कर दिया, हाँ ऑन कर दिया। अभी वो इंडिकेटर चला गया है, इंडिकेटर चला गया मतलब कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। मेरा हेलमेट और मेरे राइडिंग गेयर्स पीछे रखे हैं, मैं बस आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हल्का सा बाइक उठा के दिखाऊंगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं उठाऊंगा क्योंकि मुझे डर लगता है। डर रहना ज़रूरी है, इंसान को जिंदा रखता है। मैं ज़्यादा व्हील स्टॉप ही करता ना हूँ, तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपकी बाइक को व्हीली होने से बचाएगा। बस उसका इतना सा काम है, टायर स्लिप करेगा तो पावर कट कर देगा। इसके अलावा स्पीड में स्टेबल रखने का, व्हीली का, स्टॉपी का, उसका कोई काम नहीं है भाई, कोई भी काम नहीं है। ये दिमाग में मत रखना, ट्रैक्शन कंट्रोल आप कुछ भी कर सकते हो बाइक के साथ। फीचर्स ओनली अपना एक लिमिटेड काम करते हैं, बाकी सेफ्टी आप अपनी खुद करते हो भाई। और ऐसा भी नहीं फीचर्स काम के नहीं है भाई, बहुत काम के रहते हैं फीचर्स। कभी कभी ऐसा होता है अचानक से आपने ब्रेक लगाया, ABS ने आपको बचा लिया, आगे ठुकने से बच गए, रिपटने से बच गई बाइक। कभी कभी ऐसा हुआ स्लिपरी जगह आपको पता नहीं था, आपने थोड़ी रेस दे दी और बाइक स्लिप होने से बच गई। तो कहीं ना कहीं काम के तो है, बढ़िया चीज़ है, होनी चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए। लेकिन मेजर सेफ्टी
सेफ्टी, जो बड़ी सेफ्टी है ना, वो आपके हाथों में ही है भाई। तो जो छोटी छोटी कमियां मुझे बस ये लगी, थोड़ी सी टैंक पर वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसके अलावा फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, और ट्रैक्शन कंट्रोल का डेडिकेटेड स्विच यहाँ पर आ जाना चाहिए था, और ये जो क्रूज कंट्रोल वाला स्विच है ना, इसका जो फीडबैक हो थोड़ा सा बेटर हो जाना चाहिए। तो जो बस मुझे नोटिस हुआ, ये चीज़ सुधर जानी चाहिए थी। बाकी इसके अलावा कोई और ऐसी कोई बड़ी कमी मुझे बाइक में नहीं लगी है। हाँ, रियर सीट का उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमसफ़र के साथ बैठ के चल रहा है ना, बाकी मैं अकेला ही चलता हूँ राइड वाइड पर, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मस्त हूँ। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे फील देता है सीट काउल जैसा भी, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सीट काउल में कन्वर्ट करवा दूंगा, जिससे कि मैं अकेला ही बैठूंगा फिर इस बाइक के ऊपर, और कोई नहीं बैठेगा। एक मैं जल्दी एक डिटेल राइड रिव्यू लेके आऊँगा इस बाइक का। ये तो एक वॉक राउंड था जिसमें मैंने बाइक को खड़ी करके बताया मेरा क्या एक्सपीरियंस है। एक राइड रिव्यू में लेकर आऊँगा जिसमें कि डिटेल से आपको बताऊँगा कि चलाते टाइम क्या क्या चीज़ें फील होती है, क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। अगर वो वीडियो चाहते हो आप डिटेल राइड रिव्यू वाली, तो कमेंट कर देना नीचे। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और कर लो। टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो और खुश रहो यार।